हेलो एवरीवन। तो आई एम राहुल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल तीव्रा। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये टॉपिक आप ये मान के चलिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है और इसका काइनेटिक्स, अगर हम इसे फर्स्ट ऑर्डर का माने तो इसका काइनेटिक्स हमें किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊंगा और अलोंग विद इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले क्लास में भी हमने किया लेक्चर नंबर 6 में, डिटर्मिनेशन ऑफ के रेट कांस्टेंट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ प्रेशर ही लिया था क्योंकि प्रेशर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज मैं प्रेशर के अलावा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर तो लूंगा ही, बट उसके साथ मैं आपको H2O2 के लिए भी बताऊंगा कि जब H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर होता है तो वो कैसे निकाला जाएगा उसके लिए के, और उसके अलावा हाइड्रोलिसिस भी हम लेंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर केस हैं तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में आज भी वही यूज करने वाला, राइट। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जस्ट ए मिनट। हाँ भाई, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या है। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा, H2O2 को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो यू विल गेट H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, आपको ये मिलेगा। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा और आपको यहाँ पर वॉल्यूम दी जाएगी, वॉल्यूम ऑफ केमेन। तो वॉल्यूम ऑफ केमेन टाइम हो सकता है सेकंड में हो, वॉल्यूम हो सकता है ml में हो, और इस तरीके की एक टेबल बना दी जाएगी भाई। और उस टेबल में आपको T0 पर मान लो दे दिया, T1 पे दे दिया, और आपको ये V0 हो गया, ये VT1 हो गया, T2 पे दे दिया, VT2 हो गया, इस तरीके से दिया जाएगा। और ये बता दिया जाएगा, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर ये सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो भाई फिर इसमें अब मुझे क्या करना है फाइंड के, तो मैं इसके लिए के कैसे पता लगाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों का तो यही सवाल रहता है, सर यहाँ पर ये केमेनोफोर कहाँ से आ गया, केमेनोफोर का क्या रगड़ा है सर, ये केमेनोफोर आया कहाँ से। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि केमेनोफोर कहाँ से आया और ये सारी प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जानते हो कि अगर आपने H2O2 का एक सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा। अगर आपने H2O2 का, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, अगर आपने H2O2 का एक सॉल्यूशन तैयार किया तो आप यहाँ देखिए, ये मैंने मान लीजिए H2O2 का एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। यहाँ फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार किया और 1 मोलर H2O2 है। तो 1 मोलर H2O2 है, 1 लीटर है, और मान लीजिए ये मैंने 10 बजे तैयार किया था, सुबह 10 बजे मैंने ये तैयार किया, ठीक है। अब क्या होगा, आप सुबह 10 बजे जब ये सैंपल तैयार किया था तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1 लीटर कितना होता है 1000 ml। 1000 ml में 1 मोल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1000 मिली मोल होंगे। तो 1000 मिली मोल अगर होंगे तो भी मेरा काम ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, 10 बजे इसमें से एक छोटा सा सैंपल लिया, इसे केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है एलिक्वोट। तो जब मैंने इसमें से 10 बजे एक छोटा सा सैंपल लिया और फिर मैंने उस सैंपल को टाइट्रेट करवाया, 10 ml मान लीजिए मैंने लिया, तो मैं आपसे पूछूं कि 10 ml में कितने मिली मोल आए होंगे। तो आप जानते हो 1000 ml में 1000 मिली मोल है, तो 10 ml में कितने आए होंगे 10 मिली मोल। तो यहाँ जो H2O2 आया, आपने उस H2O2 को टाइट्रेट किया किसकी मदद से, KMnO4 की मदद से। तो यहाँ पर KMnO4 और इसकी रिएक्शन होगी। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं, रेडॉक्स में आपने पढ़ा है KMnO4 प्लस H2O2। तो मिली मोल आप यहाँ निकालेंगे, वॉल्यूम जो भी कंज्यूम होगी भाई, पहले इतनी थी अब इतनी थी, आप वो वॉल्यूम नोट कर लेंगे, और वो वॉल्यूम जो नोट की वो आपकी T0 पर मानी जाएगी। फिर आप जानते हैं कि ये जब H2O2 आपने रखा हुआ छोड़ दिया तो ये रखे रखे भी H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड में और O2 गैस में। तो ऐसा होने से क्या होगा, अगर मान लीजिए अब मैं 10 बजे की बजाय 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद फिर इस सैंपल को देखूंगा तो मेरा पॉइंट है क्या ये अभी भी 1 मोलर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ये 1 मोलर मिलने वाला नहीं है।
तो फिर ये कितने मोलर होगा? अगर 1 मोलर नहीं है तो कितने मोलर होगा? तो मैं बताता हूँ, अगर ये यहाँ पर 1 मोलर नहीं है तो 1 मोलर से कम ही होगा, क्योंकि इसके H2O2 के मोल डिकम्पोज हो रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, लगभग ये 0.8 मोलर हो गया मान लीजिए। अब ये 1 मोलर से 0.8 मोलर हो गया। कितने बजे? 10:30 बजे। आपने 10:30 बजे फिर सैंपल लिया, लगभग लगभग। तो अब आपने दोबारा से यहाँ से 10 ml लिया, दोबारा से ये 10 ml आपने 10:30 यानी 10:30 बजे लिया, और फिर दोबारा आपने इसे टाइट्रेट करवाया H2O2 को। किससे टाइट्रेट करवाया? वापस KMnO4 से टाइट्रेट करवाया। तो यहाँ पर आप जानते हो 10 ml में कितने मिलीमोल आए थे? 10 मिलीमोल आए थे। यहाँ लगभग अगर मैं दोबारा 10 ml लूंगा तो देखिए पहले 1000 मिलीमोल थे, अब अगर ये 0.8 मोलर रह गया तो 800 मिलीमोल है, लगभग 990 ml में, या अभी 1000 ml ही मान लो कैलकुलेशन के लिए। तो अगर मैं 10 ml अब लूंगा तो इसके कितने मिलीमोल आएंगे? 8 मिलीमोल लगभग। पहले इसके कितने मिलीमोल आए थे? 10 मिलीमोल। तो जो KMnO4 की वॉल्यूम यूज होगी वो पहले से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, ऑब्वियस सी बात। तो आपको जो वॉल्यूम का डेटा दिया था, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो वॉल्यूम V0 और VT1 दे रखी है ये तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब यूज हुई होगी? T0 पर, क्योंकि फिर H2O2 घटता जा रहा है, तो जो वॉल्यूम चाहिए कि KMnO4 की उसे टाइट्रेट करने के लिए वो भी घटती जाएगी या नहीं? तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, H2O2 का अगर मैंने ये A माना, ये 0, थोड़ी देर बाद ये A-X है, ये X है, ये X है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये 0 हो जाएगा, ये A। तो अगर यहीं पर मैं आपसे ये पूछता कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इफ आई टेक 10 ml ऑफ दिस, एवरी टाइम आई हैव टू टेक 10 ml सैंपल, इसे केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है एलिक्विड। तो देख लीजिए यहाँ पर अलिक्विड, अगर मैं बार बार 10 ml नहीं तो भाई 20 ml लूंगा तो obvious सी बात है 16 मिलीमोल आएंगे, तो पहले ज्यादा वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी। तो ये आपको हमेशा बराबर लेना है, 10 ml अगर एक बार लिया तो हर बार 10 ml लेना। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी भी मैं बताता हूँ। अब आप क्या लिखेंगे? KT इज इक्वल टू LN। आपका ध्यान हमेशा पिछली क्लास में मैंने समझाया था किस पर होना चाहिए? A और A-X पर। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये लिखा A, तो क्वेश्चन में तो A दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो वॉल्यूम दिया गया है। तो अब आप जानते हो कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, अब इस A को वॉल्यूम के टर्म में कर लो, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट T इज इक्वल टू 0, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? V0, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जितना ज्यादा ये A होगा उतनी ही वो वॉल्यूम ज्यादा यूज हुई होगी भाई, हुई होगी या नहीं? अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड VT एट टाइम T, तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? X या A-X? भाई इससे तो वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो तो इससे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर अब ये पहले 1 मोलर था, अब ये 0.8 मोलर हो गया है, तो वो A-X के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? KT इज इक्वल टू LN V0 ओवर VT। तो T की वैल्यू रख दो, V0 रख दो, VT रख दो, K आ जाएगा। यही तो पूछा था, काम खत्म। तो ये था डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, राइट? तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी, जस्ट लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। कुछ और भी केसेस आते हैं, वो केस भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब सेकंड केस है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये देखिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जैसा आपको यहाँ दिख भी रहा है कि ये जो ईस्टर है T0 पर अगर ये A था, ये 0 था, थोड़ी देर के बाद अगर ये A-X है तो ये X होगा और X होगा, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर ये 0 है तो ये O होगा, A होगा और ये भी A होगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो लॉ है वो क्या कहता है? इसका जो रेट है K इंटू H2O इंटू H प्लस इंटू CH3COO C2H5। पहली बात तो इसका ऑर्डर एक्चुअल 3 है, बट ये सॉल्वेंट है, ये आपका कैटलिस्ट है H प्लस, दिस इज कैटलिस्ट, तो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ये IIT ने भी पूछी थी ये बात। तो एसिड की वजह से जो H प्लस आ रहा है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और H2O अगेन ये तो आपका सॉल्वेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट रहने वाली है। इन सबको मैं मर्ज कर दूं तो ये बन जाएगा K डैश इंटू CH3COO C2H5। तो दिस इज बेसिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, और K डैश आपका क्या होगा? K डैश आपका होगा K इंटू H2O इंटू H प्लस।
तो पहले तो मैंने आपको इसका फंडा बताया। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात है जो पूछी जाती है कि इस रिएक्शन को हम ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिसिस। ये जो लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल है, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो इसे मतलब है कि सॉल्यूशन में H प्लस कितना है, तो H प्लस एक तो आपने कैटलिस्ट का डाला था, तो कैटलिस्ट की वजह से जो है वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के दौरान जितना कैटलिस्ट लिया उतना ही रहने वाला है, न कम न ज्यादा। तो अब क्या करूं मैं? अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो CH3COH बन रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, कोई और लाइट कलर ले लेता हूँ। CH3COH जो बन रहा है ये भी क्या देगा? CH3CO माइनस एंड H, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट घटता है तो इस अमाउंट के घटने से रेट स्लो होता जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान बन रहा है H प्लस, कैटलिस्ट नहीं H प्लस, तो कैटलिस्ट की वजह से जो H प्लस है वो तो रहेगा ही, ये एक्स्ट्रा H प्लस बन रहा है, तो क्या होगा? रिएक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालिसिस जिसमें रिएक्शन का रेट बढ़ता रहता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सवाल कैसे आएगा, तो वो भी मैं बताता हूँ कि भाई सवाल कैसे आएगा। तो यहाँ सवाल ऐसे आएगा, टाइम दे दिया जाएगा सेकंड में या मिनट में, और यहाँ पर आपको जो दी जाएगी वॉल्यूम ऑफ NaOH दे दी जाएगी। NaOH तो एक बेस होता है, जो भी ml वगैरह में दे दी जाएगी आपको, तो उसमें आपको T0 पर दे देंगे, T पर दे देंगे और इन्फिनिटी पर दे देंगे, V0, Vt और V इंफिनिटी। और अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड के, तो बिल्कुल अब उसी फंडे से होना। V0 क्या? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड एट T इज इक्वल टू 0। तो T0 पर जब आपने सैंपल तैयार किया, कौन सा सैंपल? ये वाला सैंपल जब आपने तैयार किया T0 पर, तो जरा इस केस को ले लेते हैं। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर ये तैयार किया है, तो इसमें मैंने ईस्टर लिया, अगेन ये 1 लीटर है यानी 1000 ml है, 1000 ml है। तो इसमें मैंने H प्लस कैटलिस्ट का भी ले लिया, मान लो कैटलिस्ट 1 मोलर ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने 10 ml निकाला और उस 10 ml को टाइट्रेट किया। तो टाइट्रेट किससे किया? NaOH से किया। ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया था NaOH क्या होता है? बेस। तो बेस किससे रिएक्ट करेगा? बेस एसिड से रिएक्ट करेगा भी। अगर बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपके पास NaOH प्लस बेस आ गया या नहीं आया? अब NaOH और बेस की होगी, अगर मैंने 1000 ml में 1 मोलर लिया था यानी 1000 मिलीमोल थे, तो 10 ml में 10 मिलीमोल आए होंगे, तो NaOH उससे रिएक्ट कर गए। लेकिन अब मैंने आधे घंटे रिएक्शन होने दी, तो रिएक्शन होने के दौरान H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर ही रहेगी कैटलिस्ट की, तो लेकिन ये बनने से एक्स्ट्रा H प्लस भी आ गया है या नहीं आ गया है? तो अब H प्लस के दो सोर्स हैं, एक तो कैटलिस्ट और एक एक्स्ट्रा H प्लस। तो कैटलिस्ट से तो 10 ml लूंगा तो अभी भी वो 1 मोलर है, तो 10 मिलीमोल ही आएंगे। ये जो एक्स्ट्रा बना इससे एक्स्ट्रा H प्लस आएंगे। तो अब प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर ये मैंने 10 बजे लिया था, 10 बजे का टाइम लेता हूँ यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह, तो फिर दोबारा मैंने 10 ml ले लिया, और ये 10 ml लेने के बाद अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर टाइट्रेट करवाया। और अब मुझे बताइए जो वॉल्यूम कंज्यूम होगी किसकी? NaOH की, वो कम होगी या ज़्यादा? थोड़ा सा सोचो, कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 10 मिलीमोल तो H प्लस आएगा किसका? कैटलिस्ट की वजह से, और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। वो एक्स्ट्रा जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ये कितना बना है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा X की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा H प्लस है वो बढ़ता जाएगा। एक्स्ट्रा H प्लस बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम यूज होगी NaOH की वो बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई V0 जो वॉल्यूम आपने ली थी, V0 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, या एक्सप्रेशन आपको लिखनी हो तो यहाँ पर मैंने ये A लिया था, ये A माइनस एक्स लिया था, तो मैं तो वापस वही लिखूंगा KT इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स। अब मुझे इस A को B की टर्म में लेकर के आना है। तो V0 किसके प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इनिशियली, तो वो सिर्फ किससे रिएक्ट कर रही है? 10 मिलीमोल, और वो कैटलिस्ट से आ रहे हैं तो वो मैंने C लिख दिया, कैटलिस्ट से जो भी H प्लस आया। तो Vt में मैं क्या लिखूंगा भाई?
वीटी में कैटलिस्ट से वापस वही आई 10 मिलीमोल और कुछ एक्स्ट्रा आया, तो वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया, वो एक्स्ट्रा आया इस एक्स की वजह से। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सी प्लस एक्स, और वी इंफिनिटी क्या होगा, देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ए हो गया है, तो मैं सी प्लस ए लिखूंगा। सी तीनों जगह कॉमन है क्योंकि कैटलिस्ट की अपनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज नहीं होगी तो बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई, हर बार 10 मिलीमोल आएंगे, ये एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको यहाँ ए चाहिए, तो ए कहाँ से आएगा, अगर मैं वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट करता हूँ तो ए आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, वी इंफिनिटी माइनस वी टी करता हूँ तो ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। कैसे सॉर्ट आउट होगी, के टी इज इक्वल टू एल एन, ए की जगह यू कैन राइट वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, वी इंफिनिटी माइनस वी टी, डन। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, और एक बार आपने ये चीजें दिमाग में रखी तो आप ये मान करके चलिए कि आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडे हैं, वो क्लियर होने चाहिए। मैंने तो ये 2 केस लिए, दुनिया में इनफाइनाइट केस बन सकते हैं, पता नहीं पेपर में आपसे क्या पूछ लिया जाए। ठीक है भाई, तो ये था आपका, ये फॉर्मूले याद रख लो, नहीं तो वैसे ये ड्राइव करने आने चाहिए। ये 2 तो आप याद भी रख सकते हो, और ड्राइव करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नहीं तो बच्चों को यही नहीं पता पड़ती कि सर ये एनएच कहाँ से आया, ये क्या है सर, इसमें पेपर में तो ये दे रखा था CH3COH और वहाँ NaOH आ रहा है, तो सर ये कैसे, ये क्या मजाक हो रहा है। तो अब आपको पता होनी चाहिए मजाक नहीं हो रहा है, कि भाई आपने ये सॉल्यूशन तैयार किया, इस सॉल्यूशन में से आप बार बार 10 ml लिक्विड ले रहे हो और बार बार आप उसे टाइट्रेट कर रहे हो यहाँ NaOH से, क्यों, क्योंकि NaOH बेस है, बेस विल रिएक्ट विद एसिड। और कल नहीं, H2O2 के केस में जो था वहां आप किससे कर रहे थे, KMnO4 से, क्योंकि दैट वाज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। और यहाँ पर जो टाइट्रेशन हो रही है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो रही है। मुझे लगता है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बोले भी। तो इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो मॉड्यूल मैंने तीव्र अपने जो टेलीग्राम चैनल है और इसके लिंक में भी मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन पार्ट में, उसका लिंक, आप वहां पर जाएं, शीट लें, डीबीपी भी मैंने आपको इसकी प्रोवाइड की है, वो डीबीपी ट्राई करें, और उनके सॉल्यूशंस वगैरह सब पीछे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अब ये क्या है यार इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो मैं बड़ा एक सिंपल सा केस लेता हूँ। मान लीजिए लाइट है, 2 ब्लेड के बीच में से आ रही है, ये लाइट निकल के आई और मैंने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन रख दिया, ये लाइट ऐसे आ रही थी, इस सॉल्यूशन से पास हुई, तो यहाँ आने पर या तो वो लेफ्ट में टर्न हो जाएगी या राइट में टर्न हो जाएगी। अगर वो लेफ्ट में टर्न हुई है, लेफ्ट में टर्न हुई है, तो आप समझ जाइए वो लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन है। अगर वो राइट में टर्न हुई है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L फॉर लेफ्ट, लीवो, R डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो सीधी जाती है, मतलब यहाँ से भी वो सीधी आ रही थी और क्रॉस करके भी वो सीधी जा रही है, कहीं भी नहीं हो रही, तो मैं ऐसे सॉल्यूशन को बोलूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेफ्ट में मूव कर रहा है तो लीवो रोटेटरी, राइट में मूव कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी लीवो या डेक्स्ट्रो दोनों ही जो सॉल्यूशन होंगे, आप उन्हें और क्या बोल सकते हो, बोथ सॉल्यूशंस विल बी व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे एक फोटो के थ्रू दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए लाइट गई, ये लाइट ऐसे गई, ऐसे चल रही है, यहाँ आपने सॉल्यूशन भरा हुआ है, हो सकता है 1 मोलर सॉल्यूशन आपने लिया हो सकता है 2 मोलर लिया हो। तो जब ये लाइट यहाँ से पास हुई तो यहाँ ये मुड़ गई, देखिए पहले ऐसे थी, अब ये कितने एंगल पे भी मुड़ सकती है। इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे दिखा रखी है 90 डिग्री पे, जरूरी नहीं है, वो हो सकता है ऐसे होती। तो यहाँ आपने एक पोलरीमीटर लगाया हुआ है, जहां से आप एंगल मेजर कर लोगे कि वो लाइट कहाँ पड़ रही है, कितने डिग्री एंगल पे पड़ रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक कोई भी पॉइंट, कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो फिर दोबारा सुनिए, यहाँ से लाइट गई, तो ये लाइट ऐसे गई थी, लेकिन पार होने के बाद ये टिल्ट हो गई। तो अगर ये राइट में टिल्ट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूंगा मैं, और अगर ये लेफ्ट में टिल्ट करेगा तो लीवो बोलूंगा। तो कोई लीवो होगा, कोई डेक्स्ट्रो होगा, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। ये सॉल्यूशन भी हो सकता है कि भाई आप इसे 1 मोलर लो, हो सकता है आप इसे 2 मोलर लो, उससे भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो ये पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी।
सबसे पहले स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स द एंगल, इट रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। इट रिप्रेजेंट्स the angle of rotation per unit concentration। कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी तो मोल की टर्म में भी हो सकता है। सॉल्यूशन में अगर आपने 500 ml में 1 मोल डाला तो वो अलग रोटेशन होगी, 500 ml में ही 2 मोल डाला तो रोटेशन अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि भाई 1 मोलर NaCl है, मान लीजिए वो 10 डिग्री से रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, तो 2 मोलर कितने से करेगा? 20 डिग्री। सेल्सियस की आदत पड़ रही, सेल्सियस नहीं बस डिग्री आएगा राइट। तो 5 मोलर कितना करेगा? 50 डिग्री राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा स्पेसिफिक रोटेशन क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ वो 10 डिग्री है। कितने डिग्री है? 10। तो अगर अब कोई आपसे पूछे तो कि भाई कितने डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा विल बी इक्वल टू ए इंटू आर एस। तो आप बोलोगे सर ये थीटा क्या है? थीटा है टोटल एंगल ऑफ रोटेशन। तो जैसे मैंने 5 मोलर लिया, ए कॉन्सेंट्रेशन है, तो जैसे 5 मोलर लिया, स्पेसिफिक रोटेशन इसकी 10 डिग्री है, तो टोटल एंगल कितना मुड़ेगा? 50 डिग्री। तो अब आपको समझ आ गया होगा मीनिंग, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। आपका जो आर एस है वो स्पेसिफिक रोटेशन है, ए आपका क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मोल दे रखे हैं तो ये मोल भी हो सकता है। आप यूनिट को ध्यान से देखना कि वो एंगल पर मोलर है या एंगल पर मोल है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कर देना। ठीक है, तो ये आपका एंगल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया है। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफरेंट देन एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपको पता पड़ गया कि 1 मोलर है अगर 10 डिग्री है तो दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन। 2 मोलर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया राइट। तो डेक्स्ट्रो में भी मूव करा सकता है, लीवो में भी करा सकता है। जरा इसका केस ले लेते हैं, ये अब आपको बिल्कुल पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मूव कराता है। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, क्या बोलते हैं इसे? सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसी को सुक्रोज भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं। इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं अगर हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो C6H12O6 है, फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट ये आइसोमर्स है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात है सर, ये इन्वर्जन का क्या मीनिंग है? अब मैं आपको बताता हूँ इन्वर्जन का मीनिंग, पहले आप समझिए। अगर मैंने ये लिया C12, वापस यहाँ लिख लेता हूँ H22O11, और इनसे मैंने बनाया C6H12O6, C6H12O6, और आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल एक ले लीजिए। ठीक, अब मैंने बताया हुआ ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, तो उसमें भी इनकी स्पेसिफिक रोटेशन नहीं दी। तो समझाने के लिए अब आप समझिए, मान लीजिए मैंने 1 मोलर लिया, ये अगर डेक्स्ट्रो है तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन मान लीजिए मैंने ले ली +80, इसकी मैंने ले ली +40, और ये लीवो है ना, तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन मैंने ले ली मान लो -100। कितने ले ली भाई? -100। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, इनिशियली T0 पर अगर ये A था तो ये 0 0, थोड़ी देर बाद ये -x होगा, ये x होगा, ये x, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ए हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ T0 पर जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था आपका 1 मोलर, तो T0 पर अगर इस सॉल्यूशन के बारे में मैं आपसे पूछूं कि इसकी रोटेशन कितनी होगी, इस सॉल्यूशन की रोटेशन कितनी होगी, तो आप एकदम आंसर दोगे सर ए को अगर मैं 1 ले लूं और ये स्पेसिफिक रोटेशन है सबकी, तो 1 × 80 +80 होगी। +80 से मेरा मतलब है वो राइट साइड में 80 घुमा रहा होगा, तो वो यहाँ ले आया होगा 80 इधर, इरेज करके दिखा दे, तो भाई वो 80 ये लाइट यहाँ आ रही होगी। अब जैसे 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 रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी तो क्या हो रहा है, खत्म होने पर मैं बोलूँ रोटेशन कितनी है, तो खत्म होने पर 1 मोलर ये और 1 मोलर ये, इसके 1 मोलर की कितनी होगी? 1 × 40, और इसके 1 की कितनी होगी? 1 × -100, तो नेट -60।
तो देखिए जो लाइट पहले यहाँ आ रही थी अब वो इधर चलेगी, पहले +80 थी अब वो -60 हो गई है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। पहले ये सॉल्यूशन राइट में मूव करवा रहा था लाइट को, अब जब ये तीनों का मिक्सचर है तो ये तीनों का मिक्सचर फाइनली जब 2 का बच रहा है तो लेफ्ट में करा रहा है। तो यानी जब ये रिएक्शन हुई होगी ये धीरे धीरे टिल्ट हुई होगी। धीरे धीरे टिल्ट होने से क्या मतलब है, मैं दिखाता हूँ कि पहले यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी, 0 पे आई होगी और फिर इसे बोलते हैं इन्वर्जन। भाई पहले अगर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव होगी, या पहले अगर नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव होगी। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो यहाँ केन शुगर का इन्वर्जन हो रहा है। मैंने देखा कि कैसे +80 से फाइनली -60 आया। तो जब वो +80 से -60 आई होगी तो वो किसे क्रॉस करके आई होगी बताइए? तो वो किसे क्रॉस करके आई होगी? 0 को। भाई +80 थे से अगर वो माइनस आई तो धीरे धीरे ही आई होगी। एक स्टेज आई होगी जहाँ ये 0 भी बना होगा और फिर अब मेरे हिसाब से आपको इन्वर्जन क्लियर है। तो यहाँ पर ये a और a-x नहीं दिया जाएगा। फिर पॉइंट वही आता है, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया जाएगा मिक्सचर का। तो टाइम मान लीजिए 0 दे दिया, t दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया, थीटा नॉट दे दिया, थीटा t दे दिया और थीटा इनफाइनाइट दे दिया। और ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर ही ट्रीट कीजिए आप। फिर अब मैं कह देता हूँ फाइंड के। अब आप कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैसे करेंगे भाई? तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इतने मैं स्टार्ट करता हूँ एज यूजुअल कि भैया हम नहीं जानते कुछ भी, हम तो हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं a ओवर a-x, a और a-x, क्योंकि मैं तो हमेशा ये लेता हूँ। लेकिन यहाँ a मुझे रिप्लेस करना है एंगल से। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा आंसर मैं ये जानता हूँ इन चीज़ों के टर्म में ही आना चाहिए। ये वाला t, ये थीटा नॉट, थीटा t और थीटा इनफाइनाइट अगर इनकी टर्म में आना चाहिए तो फिर इसका क्या मतलब है? तो इसका भी जरा मतलब देख लेते हैं। इनकी टर्म में आने से मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ वेरिएबल्स अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दूं जिनको मैं एलिमिनेट करूंगा। तो वो वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें मैं अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करके एलिमिनेट करूंगा? तो मैं मान लेता हूँ RS, RG और RF। दीज आर स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ S बोले तो शुगर, G बोले तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन तीनों की स्पेसिफिक रोटेशन है रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा? तो थीटा नॉट ये किस टाइम का एंगल रोटेशन है? t0 पर, जब आपका सारा का सारा रिएक्टेंट ही प्रेजेंट था, जब ये दोनों तो 0 थे बेचारे। अगर ये दोनों 0 थे तो फिर मैं थीटा नॉट को क्या लिखूंगा? यही था a इंटू RS। एक एक्सप्रेशन आ गई। थीटा t क्या लिखूंगा? देखिए आफ्टर टाइम t, ये a-x है, ये x है, ये x है। तो आफ्टर टाइम t मैं लिख सकता हूँ a इंटू RS, नहीं मैंने गलत लिख दिया, a-x इंटू RS, x इंटू RG। और यहाँ बच्चे फंसते हैं, x इंटू RF, यहाँ माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे। तो यहाँ पर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इंटू RF, x कॉमन ले लीजिए, RG माइनस RF, ये चीज़ें आ गई। थीटा t इज इक्वल टू थीटा नॉट x RG माइनस RF। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे x को रिप्लेस करना है। तो x क्या हो जाएगा? थीटा t माइनस थीटा नॉट ओवर RG माइनस RF। तो एक एक्सप्रेशन x आ गया। मेरे को a और चाहिए यार, कहीं से a मिल जाए तो मज़ा आ जाए और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये कहाँ से आने वाला है? फिर दोबारा देखिए, एक और डेटा दिया है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम थीटा इनफाइनाइट। तो थीटा इनफाइनाइट क्या होगा? a इंटू RG माइनस a इंटू RF, क्योंकि सुक्रोज तो बचा ही नहीं, बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ये मेरी थर्ड एक्सप्रेशन आ गई। और मुझे RG माइनस RF माइनस RS, अगर मैं t-1 कर दूं तो थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट 1 ये रही भाई। तो क्या बन जाएगा?
ए कॉमन आ जाएगा आर जी माइनस आर एफ माइनस आर एस। तो यहाँ से ए आपका आ जाएगा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट ओवर आर जी माइनस आर एफ माइनस आर एस। तो ए की वैल्यू भी आ गई। तो अभी अभी मैंने बताया था के टी क्या होता है, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। तो अगर के टी ये होता है तो यू कैन राइट के टी इज इक्वल टू एल एन, ए की जगह यू कैन राइट थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन आर जी माइनस आर एफ माइनस आर एस ओवर, यहाँ पर भी यही आएगा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन दिस माइनस एक्स की जगह अभी आपने ऊपर किया था थीटा टी माइनस थीटा नॉट ओवर ये चीज, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगी और आपका जो के टी आएगा, के टी आपका जो आएगा वो क्या आएगा, एल एन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट और ये कैंसिल हो गया तो थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। ये होगी डेरिवेशन। तो आप सिर्फ इसी को नहीं किसी भी प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम थोड़ी मुश्किल है बट उसे लेने से पहले मैं आपको कुछ और ऐसी प्रैक्टिस कराता हूँ जहाँ अलग अलग तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये भी ध्यान रखना यहीं पर आप एक नोट लिख सकते हैं। वो नोट क्या होगा, वो नोट ये होगा अगर रेसेमिक मिक्सचर है तो दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑर्गेनिक में आप डिटेल में पढ़ोगे, बस मैंने अपनी तरफ से बता दिया। कहीं रेसेमिक मिक्सचर लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए रेसेमिक, तो अभी मान के चलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, जीरो। उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, जीरो, राइट। अब इसकी बहुत तरीके से प्रॉब्लम को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अब मैंने यहीं पर एक प्रॉब्लम दे दी, ट्राई करिए इसे, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। एक बार आपने ये कर ली तो काफी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसे जरा आप ट्राई कीजिए भाई, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर पॉज कर लीजिए आप वीडियो को। तो देखिए इसमें क्या है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, आपको हर प्रॉब्लम को अपनी तरीके से लेना है। तो इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटर रोटेशन एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ये ए है प्लस 40, तो कन्वर्ट हो रहा है आइसोमेरिक कंपाउंड बी में, ये -20 है। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये मोल मान लेता हूँ एक। थोड़ी देर बाद ये माइनस एक्स होगा और ये एक्स होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो ये भी अच्छी बात है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 28 मिनट, रिएक्शन की हाफ लाइफ 28 मिनट है, देन द टाइम इन विच द सैंपल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, कितने टाइम के बाद सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो पहली बात तो अगर आपको हाफ लाइफ दे रखी है 28 मिनट, तो इसका मतलब आपको के भी पता है, के क्या होगा, ln2 बाय हाफ टी हाफ। तो ln 2.7 होता है, ये 28 मिनट। अगर के पता है तो वो कह रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, तो इनएक्टिव होने का क्या मतलब है, इसकी रोटेशन यानी a माइनस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स इंटू -20, ये जीरो आ जाए। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 28 मिनट, देन द टाइम इन विच द सैंपल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कितना हो जाएगा, 40a माइनस 40x माइनस 20x जीरो, 40a कितना हो जाएगा 60x, a और x का रिलेशन क्या आ जाएगा 3/2। तो अब a की जगह 3/2x रख दीजिए। जैसे ही आप ये रखेंगे तो kt क्या होगा, ln a ओवर a माइनस एक्स। तो ln a की जगह आप 3/2x रख दो, 3/2x माइनस एक्स, it will be ln 3/2x 1/2x, it will be ln 3। तो k आपको पता है 0.7/28 एंड इट इज ln 3। तो ln 3 भी आपको दिया गया है 1.1, तो टाइम कितना आ जाएगा 1.1 0.728 44 मिनट। तो देखिए वो जो मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था वो आपके कोई काम नहीं आया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ फॉर्मूला रटने से यहाँ काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला के अलावा आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फिर किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम ऐसी लेता हूँ जहाँ फॉर्मूला कोई काम नहीं आने वाला है। पूरे रिएक्शन यहाँ पर आपका जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
बी एक्वस और सी एक्वस। आप पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए इसे, फिर सॉल्यूशन देखना मैं जो भी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग विद ओनली ए ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर 10 मिनट एंड 20 मिनट, तो 10 मिनट के बाद 33 है, 20 मिनट के बाद 18 है। एंड व्हेन द इनिशियल रोटेशन वाज 48, तो इनिशियल रोटेशन 48 थी। स्पेसिफिक रोटेशन भी दे दी ए बी सी की, तो फिर दोबारा आप इसे ऐसे ही कीजिए, ए एक्वस बी एक्वस सी एक्वस, स्पेसिफिक रोटेशन +20 +30 -40, ई जीरो पर ये ए, ये जीरो, ये जीरो। आफ्टर टाइम टी क्या होगा, ए माइनस एक्स एक्स एक्स। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, हालांकि वो दिया नहीं है वेरी लॉन्ग। अब यहाँ एक और दिक्कत भी है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन रेसिड्यू मिक्सचर इज फॉर्म। ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है हमें यही नहीं पता। वहां तो पिछले पेपर पिछले क्वेश्चन में तो मैंने दे दिया था फर्स्ट ऑर्डर, तो यार सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर पता लगाना पड़ेगा ना। आपको दो अलग अलग टाइम पे दे रखा है 10 मिनट, तो इसे 10 ले लो, इसे 20 ले लो, इसे x1 ले लो, x2 ले लो। इन्फिनिटी पे तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम कोई लड़ाई झगड़े तो करने वाले हैं नहीं भाई। अब क्या किया जाए, फिर दोबारा पढ़ो, कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ मिलेगा। स्टार्टिंग विद ए ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर 10 मिनट एंड 20 मिनट इज दिस। तो सबसे पहले तो टी जीरो पर 48 है ना, तो ए इंटू स्पेसिफिक रोटेशन 20 इज इक्वल टू 48। ए की वैल्यू आ जाएगी 48/20, 2.4। तो ए आ गया भाई आपका 2.4 मोलर। ए मिल गया। अगर ए मिल गया तो अब 10 मिनट के बाद ये कितना बता रहा है, 33। तो 33 कैसे आया होगा, 2.4 माइनस एक्स, x1 ले लो 20, और ये कितना होगा बी x1 इंटू 30, x1 इंटू -40। तो ये कितना आने वाला है भाई, 33। तो ये 48 माइनस 20x1 प्लस 30x1 माइनस 40x1, तो ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 30x1। तो यहाँ से x1 आ जाएगा 30x1 कितना आ जाएगा, 48 माइनस 33 15, तो x1 कितना आ गया 0.5। x1 कितना आ गया 0.5। सिमिलरली आप अगला निकाल लीजिए, 33 की जगह पे 18 कह रहा है। अगर 18 है तो 48 माइनस 30x2 होगा। तो यहाँ से x2 निकाल लो भाई जरा, 30x2 इज इक्वल टू 30, तो x2 विल बी इक्वल टू 1। अब x1 पॉइंट मतलब ये कितना है, 2.4 माइनस 0.5, 2.4 माइनस 1। तो देखिए पहले 10 मिनट में 0.5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 0.5 मोलर कर रहा है, अगले 10 मिनट में 1 कर रहा है। तो पहली बात तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। पहले 10 मिनट में 0.5 था और अगले 10 मिनट में 1 है, तो 0.5 ही तो एक्स्ट्रा हुआ। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन विल बी जीरो ऑर्डर। अब ये चीज समझ आई, क्योंकि हमें लगता है यार फर्स्ट ऑर्डर है और दमादम कर जाओ। तो ये एडवांस में इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो व्हेन द रेसिड्यू मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड, अब आप निकाल सकते हो। तो पहली बात तो आपको ये पता पड़ा जीरो ऑर्डर है। रेसिमिक मिक्सचर बनने का क्या मतलब है, किस टाइम पर, तो आप ये लिख सकते हो AT विल बी इक्वल टू A0 माइनस KT। तो AT निकल जाए, AT क्या है, A माइनस एक्स, A माइनस KT, A से A कट गया, x इज इक्वल टू KT। तो वो x निकाल लो जिस टाइम पे जीरो हो जाए। तो वो x कैसे आएगा, यहाँ जो आपने 30 रखा इसे जीरो रख दो, 33 और 10 रखा, a पता ही है तो x आ जाए, उस x को यहाँ रख दो। और अब k के लिए क्या करोगे, k आप यहाँ से निकाल लो जो पहले दो डेटा से। तो ये एडवांस के लेवल की प्रॉब्लम है भाई। k कैसे निकालोगे, चलो ये भी मैं बता देता हूँ, x1 इज इक्वल टू k इंटू टी। तो पहले t 10 दे रखा है, x1 0.5 दे रखा है, तो k तो यहाँ से आ गया 0.5/10। उस के को यहाँ रख देना, वो टाइम आ जाएगा और वो x निकाल लेना जो नया आएगा। x जो नया आएगा, जहां आपने 33 रखा, जहां आपने ये 18 रख के निकाला, जीरो रख देना। देखा, टफ प्रॉब्लम थी, बट जब ऐसी प्रॉब्लम करोगे तो ही आप जेईई एडवांस की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाओगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ये ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो ये ऑक्साइड लेयर क्या है? बेसिकली जंग लगना। लोहे पर घर में जो जंग लगता है वो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन का एक एग्जांपल है। तो उसमें दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। तो मान लीजिए ये मैंने एक मेटल की रॉड वो ले ली, एक मेटल का कोई बड़ा पीस। तो जब ऑक्साइड बनेगी तो वो उसकी सरफेस पे जमेगी भाई, धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ेगी, ठीक है, ये बन रही। तो ये आपकी डेल्टा टाउ लिख देते हैं इसे। इनिशियली तो जीरो थी, एक स्टेज पर पहुंचने के बाद फर्दर ऑक्साइड नहीं जमेगी, क्योंकि अब जो एयर है, ऑक्सीजन है, जो उसमें मॉइस्चर है, वो इस मेटल के, जो पहले मैंने मेटल लिया था, दिस इज मेटल, अब वो इस मेटल के कांटेक्ट में ही नहीं आ, क्योंकि इन दोनों के बीच में रस्टिंग हो गई है। आप कभी घर में भी देखना कि जो कूलर वगैरह होते हैं उनको थोड़ा साफ करो, नीचे अच्छा लोहा आ जाता है, और लोहा पतला है तो गल जाता है। तो यहाँ पर ये मेटल बेसिकली हम बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटल ऑक्साइड बना पटेल। तो सारा मेटल तो रिएक्ट नहीं करेगा। मैं T0 पर ए वो अमाउंट ऑफ मेटल ले रहा हूँ जो रिएक्ट कर रहा है, कर सकता है मैक्सिमम। थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, ए माइनस एक्स, तो ये मेटल ऑक्साइड एक्स होगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वही ए ले रहा हूँ जो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये वाला नहीं, मैक्सिमम जो कर सकता है। तो ये जीरो हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन भी बगल में लिख देता हूँ। आपको टाइम दिया जाएगा, सेकंड में हो सकता है, और आपको थिकनेस दी जाएगी, थिकनेस ऑफ लेयर। तो मान लीजिए मैंने ये दे दिया और बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैंने क्या दे दिया आपको, जीरो पे तो जीरो ही होगी, टी पर टाउ टी, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टाउ इनफाइनाइट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड के, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा। फाइंड के, तो कैसे आप के को निकालेंगे? तो देखिए बड़ा सिंपल है, एज यूजुअल के टी इज इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। मैं तो हमेशा इसी से स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे इस ए की जगह ये लेकर के आना है। तो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, जब ये जीरो था तो थिकनेस भी जीरो थी। जैसे जैसे ये मेटल ऑक्साइड बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ती जा रही है। तो जो टाउ टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जो टाउ इनफाइनाइट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हो गई प्रॉब्लम, के टी इज इक्वल टू एल एन टाउ इनफाइनाइट माइनस टाउ टी, खत्म भाई। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगी, जो लेयर है उस लेयर की थिकनेस भी बढ़ती चली जाएगी। बताइए भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? तो लेयर की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बढ़ेगी, वो सारे मैंने आपको बताए। इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। एक और केस आता है बैक्टीरिया ग्रोथ का। अब देखिए बैक्टीरिया ग्रोथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इट इज जस्ट लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ में जैसे आज की डेट है, मान लो 1.4 बिलियन है, 10 साल बाद 1.8 बिलियन हो जाएंगे, 20 साल बाद 2.5 बिलियन हो जाएंगे। तो चलो ये तो मैं 10 और 20 साल बाद चला गया, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली एक रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो खत्म होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ए लिया था तो ये जीरो हो जाता। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम सब मर जाएंगे, वो नए होंगे, ये भी जिंदे होंगे। तो हम उसे लिखते जरूर ऐसे हैं, ऐसे बैक्टीरिया बढ़ता है तो हम लिखते जरूर हैं बी नॉट ये बी टी, बट ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इनिशियली अगर मैं इसे बी बोलूँ तो अब ये बी प्लस एक्स हो गया। और मान लीजिए बैक्टीरिया ग्रोथ भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो मैं डी बी बाई डी टी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखूंगा यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा, के इंटू बी लिखूंगा या नहीं? बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, डी बी ओवर बी और के इंटू डी टी। तो ये क्या एक्सप्रेशन आएगी, जीरो से टी। तो टी जीरो पर पॉपुलेशन थी मान लो बी नॉट, और अब कितनी हो गई है बी टी, जिसे बी प्लस एक्स भी कहते हैं। तो अब आप जैसे ही इसे कैलकुलेट करोगे तो एल एन बी टी ओवर बी नॉट, और ये के टी आ जाएगा। तो के टी इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो राइट बी प्लस एक्स ओवर बी। देखने में उल्टा सा लग रहा है, वहाँ क्या होता था नॉर्मली ए अपॉन ए माइनस एक्स आता था, क्योंकि वहाँ हम इसके आगे माइनस लगाते थे। माइनस नहीं लगेंगे क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो पॉजिटिव आएगा
तो जस्ट आप जैसे इंटीग्रेट करते हैं उस तरीके से हो जाएगा, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर वो बोलता कि यार बैक्टीरिया ग्रोथ तो सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है, तो आप यहाँ बी स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ बी स्क्वायर नीचे आएगा, तो उस तरह इंटीग्रेट करके कर दीजिए। एक और चीज़ बोली जाती है, वो होती है जनरेशन टाइम। नॉर्मली बोला जाता है कि कितने टाइम में डबल हो जाएगी, तो उसे जनरेशन टाइम बोला जाता है। तो आप बीटी को 2b0 रख लो, या वो अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकता है कि जनरेशन टाइम इज द टाइम इन विच इट बिकम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स। तो जो वो कह रहा है वो लेके रख दो और आंसर आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जो मेजर पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। जैसे यही है, बैक्टीरिया ग्रोज इटसेल्फ बाय डिवाइडिंग इनटू 4 डॉटर बैक्टीरिया with rate constant this. Calculate total bacteria after 400 seconds if initially 2 mole of bacteria were present. So bacteria grows itself by dividing into 4 daughter bacteria, 4b, with a rate constant, तो आपको k भी दे दिया। तो बैक्टीरिया 4 बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो रहा है भाई, और आपको क्या दे दिया, रेट कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट द टोटल बैक्टीरिया आफ्टर 400 सेकेंड्स if initially 2 mole of bacteria means this much amount of bacteria was present. So how will you solve it? मैंने आपको अभी भी तरीका बताया है, ये रहा। तो इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, आपको ऑर्डर यहां से मिलेगा के की वैल्यू से। किससे मिलेगा, के की वैल्यू से, राइट। That becomes 4 bacteria with a rate constant. So it is becoming 4 times. Similarly, we have one more problem and you can try it at home. For the reaction A giving you A plus B giving you the products, the following data is obtained. The overall order will be. तो आप इसे डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पर ये बी कांस्टेंट रखा, ए के डबल करने पर जो हाफ लाइफ है वो भी डबल हो गई। तो आपको याद है टी हाफ क्या बताया था, ए की पावर 1 माइनस है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस है। तो अगर ये डबल हो रहा है तो एन की वैल्यू 0 है, ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, ऐसे ही बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो ये ए कांस्टेंट है, बी को डबल किया तो ये कितना हो गया 1/4, तो बी को डबल किया तो ये 1/4 हो गया। तो आप इसे भी यहाँ कर सकते हैं 40/10 और 1/2 की पावर 1 माइनस है 4, और ये होगा 2 की पावर 1 माइनस एन, 2 की पावर 2, 2 की पावर n माइनस 1 2, और n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है भाई, ये ध्यान रखना। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, और उन्हें सॉल्व भी किया। तो ये जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, आप पहले इन्हें पॉज कीजिए और फिर आप ट्राई कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड इन द केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद अ सिंगल रिएक्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। देखिए टी 1/4 दे दिया, टी 3/4 दे दिया और ऑर्डर पूछ लिया। तो आपको यहाँ जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए टी एन माइनस 1, ए नॉट एन माइनस 1, और ये क्या होगा एन माइनस 1 इंटू के इंटू टी, एन माइनस 1 इंटू के इंटू टी। बस अब आप इसके अकॉर्डिंगली कर दीजिए। वैसे तो इसे ऑब्जेक्टिवली भी कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ में 40 मिनट कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए नॉट, तो इट विल बी n माइनस 1 के इंटू 40। फिर वो क्या कह रहा है 3/4 360, 3/4 का क्या मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब तो ये a/2 हुआ था, अब a/4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब a/4, तो जब आप a/4 रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर ये आएगा भाई, क्योंकि 80 को अब a/4 रख दो, 360 दोनों को डिवाइड कर दो, ये गया ये गया। अब 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ये सब गया 1/9। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है a माइनस बी, और नीचे क्या है a² माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही नीचे आप a² माइनस बी स्क्वायर देखेंगे तो वो कैंसिल होकर के क्या बचेगा 1/9 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1।
तो n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 9, n माइनस वन इज इक्वल टू 8, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 3 और n विल बी इक्वल टू 4। समझ आया? इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को लेना है भाई। और मुझे लगता है कि आज हमने ये जो सारी चीज़ें करी आपकी बहुत बहुत मदद करने वाली हैं। और अगली क्लास में मैं आर्यनिस इक्वेशन लेने वाला हूँ, तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने तीव्रा ग्रुप में टेलीग्राम पर जो लिंक आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट? तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए भाई, बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिए ताकि अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।